ब्रेक के बाद आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में स्वागत है और हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की। आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल एफडीज में लोग पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं या एसआईपीज में? इस पर एक बड़ी ही बेहतरीन रिपोर्ट आई है और यहाँ पर जो डिटेल्स सामने आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। जो गैप है एफडीज और एसआईपी का वो बढ़ गया है, यानी कि एसआईपी में लोग 5% ज्यादा पैसा लगा रहे हैं बजाय इसके कि वो एफडीज जो कि बहुत ही सालों से सुरक्षित निवेश माना गया था, वहां से मुकाबले जो गैप है एसआईपी का वो 5% तक बढ़ गया है। इसके अलावा डिटेल्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि जो रिटेल लेंडिंग है वो 16% बढ़ के 5.2 ट्रिलियन हो गई है। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स में बड़े एक्शन भरा साल रहा है 2024 की। अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरीके के यहाँ पे नए नियम लेके आए थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ी डिक्लाइन आए, लेकिन स्पेंडिंग यहाँ पर जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 17% क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा जरूर कम है क्योंकि पिछले साल 28% था, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेंडिंग जारी रही है। और ये आंकड़ा तब है जब 6% से कम भारतीयों के पास क्रेडिट कार्ड है। इस पूरी जो रिपोर्ट है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं AR हेमंत जी, जो कि bankbazaar.com के AVP और कम्युनिकेशंस हेड है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। पहला सवाल मेरा यही है कि क्या लोग अब एसआईपीज प्रेफर कर रहे हैं बजाय इसके कि एफडी में निवेश करें? 100% अंकुर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हम पिछले 2-3 सालों से हम यही डाइवर्जेंस देख रहे हैं। आपने एकदम सही कहा, एफडीज जो है किसी भी घरेलू फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। पर अब जो लोग हैं ज़्यादातर म्यूचुअल फंड एसआईपीज प्रेफर कर रहे हैं। और जो लोग इंस्ट्रूमेंट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एसआईपीज कर रहे हैं, एफडीज कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं या पीएफ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि एसआईपीज का तो नंबर 1 पोजीशन आ ही गया है। पर एसआईपीज और एफडीज के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता जा रहा है। सो कुछ साल पहले ये गैप करीब 1% था हमारी स्टडी में, अब वो गैप बढ़ बढ़कर 5% हो गया है। तो ये एक क्लियर मेगा ट्रेंड है जिसमें हमें दिख रहा है कि जो सैलरीड इन्वेस्टर है उसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना पसंद आ रहा है, उसे उसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो अपने अपने वेल्थ क्रिएशन गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ये गैप आगे शायद इसी तरह बढ़ता जाएगा, ये डाइवर्जेंस जो है बढ़ता जाएगा। और इस ट्रेंड के अंदर जो दूसरी सब ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इधर एक क्लियर प्रेफरेंस है इंडेक्स फंड्स की तरफ। और अगर आप एम्फी का डेटा देखें पिछले 1 साल का, पिछले 12 महीनों का, इंडेक्स फंड्स में काफी मात्रा में पैसे गए हैं, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में। तो लोगों को ये समझ आ गया है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली वेल्थ क्रिएट करना है लो कॉस्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो इंडेक्स फंड और एसआईपीज ही शायद उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। अंकुर जी बिल्कुल। एक चीज मैं आपका जो स्कोप है आपकी रिपोर्ट का वो समझना चाहता हूं। आपने ये सर्वे किया है, ये डेटा कहां से लिया है? अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएं तो दर्शक भी समझ पाएंगे कि ये डेटा आखिर आ कहां से रहा है। बैंक बाजार हर साल एक एनुअल स्टडी करता है। ये स्टडी सिर्फ सैलरीड ग्राहक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हमारी स्टडी में करीब 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। और ये हम मेट्रोज और नॉन मेट्रोज दोनों में करते हैं। मेट्रोज में करीब 75% वेटेज है और नॉन मेट्रोज में करीब 25% वेटेज है। और हम उनसे इनका एक और एलिजिबिलिटी में बता दूं, ये सैलरीड है, इनकी मिनिमम इनकम एटलीस्ट 30,000 रुपए पर महीना है और इन्होंने रिसेंटली कोई एक डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। सो ये हमारी एलिजिबिलिटी है और इसके हिसाब से हम ये सर्वे करते हैं और हम उनके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस, उनके फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस के बारे में सवाल पूछते हैं और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाते हैं। अंकुर जी, लगभग कितने रिस्पोंडेंट्स होंगे आपके ये रिपोर्ट में? इस साल 1500 रिस्पोंडेंट्स थे।
जी बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेटा है ये रिपोर्ट में कि भारतीयों की ज़रूरत और बचत कहाँ कहाँ पर है। तो इमरजेंसी फंड में 61%, बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए 48%, साथ ही साथ अतिरिक्त आय और ब्याज पे 47%, लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए 44%, ट्रैवल के लिए 42%, रिटायरमेंट के लिए 31% और लग्जरी खर्चे की बात करें तो 28%, अपस्किलिंग के लिए भी 27% है। इस जरा डेटा को आप समझाएंगे यार हेमंत जी, जो 100% है वो कैसे आप फिगर आउट कर रहे हैं, और अगर आप को डिटेल्स में आए कि जो इमरजेंसी फंड, बच्चों की देखभाल और शिक्षा और अतिरिक्त आय, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। श्योर। सो उनसे पूछा जाता है कि उनके 5 सबसे टॉप इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके बेसिस पे ये जवाब देते हैं। और नंबर 1 जो उनकी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो बचत कर रहे हैं वो है इमरजेंसी एक्सपेंसेस। नंबर 2 पे है बच्चों की पढ़ाई। ये एक्चुअली हम बच्चों की पढ़ाई और घर खरीद पाना, ये दो सबसे बड़े गोल्स है जो हम कंसिस्टेंटली हर साल इस सर्वे में देखते हैं। लोग यही कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े प्रायोरिटीज यही हैं। अब इसमें देखिए, मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं फॉरेन ट्रैवल करूं, मैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदूं, मैं लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदूं या ट्रैवल करूं। उस तरह से मेरे बहुत सारे अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं। बट जब मैं अपना फाइनेंशियल मैथ करूंगा और मैं अपनी इनकम समझूंगा और अपने रिक्वायरमेंट ठीक से समझूंगा, मुझे यही पता चलेगा कि मेरे वांट्स बहुत सारे हैं बट मेरे नीड्स बहुत कम है। मेरे नीड्स हैं मेरा घर होना चाहिए, मेरे नीड्स हैं कि मेरी फैमिली के पास एडिक्वेट प्रोटेक्शन होना चाहिए, एडिक्वेट सेविंग्स होने चाहिए, मेडिकल खर्चों से बचने के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन होना चाहिए। बेसिकली जो जो अगर आप इन्वेस्टर को ऐसे पोजीशन में डाले जहां पे उसको चुनना पड़े, तो सबसे पहले वो अपने नीड्स पूरे करने की कोशिश करेगा, और जहां पे नीड्स सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद वो वांट्स पे आते हैं। सो इस लिस्ट में भी आपको वही दिख रहा है कि डाउन द लिस्ट उसमें लग्जरी स्पेंड्स है, उसमें ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, बट सबसे ऊपर जो है इमरजेंसी एक्सपेंसेस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का इनहेरिटेंस, इन्वेस्टमेंट करना, ये सबसे ज्यादा बड़े प्रायोरिटीज आते हैं अंकुर। साथ ही एक बड़ी जो हमारे दर्शक भी बार बार देखते हैं ये शो के लिए, वो है भारत में टॉप इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेंड क्या है। अब बैंक बाजार के मुताबिक अगर हम पिछले कुछ सालों में कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स 2022 में 57% था, 2023 में इसका जो आंकड़ा हो गया वो 54%, यानी कि 3% का गिरावट रहा। लेकिन 2024 में ये बढ़कर 62% हो गया। मैं एक एक एसेट क्लास पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स को लेकर। ये पिछले साल गिरावट क्यों आई थी आपके मुताबिक, और अभी डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ज्यादा लोगों को जोखिम भी रहा है, जो वोलेटिलिटी है वो रही है, उसके मुताबिक यहाँ पे 62% का आंकड़ा म्यूचुअल फंड्स के लिए आ रहा है। देखिए, माइनर तो अप डाउन तो होते रहते हैं, बट जो बड़ा ट्रेंड है जिसकी मैंने अभी बात की थी, बड़ा ट्रेंड यह है कि जो म्यूचुअल फंड और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स ही प्रेफर कर रहे हैं और बाकी सारे ऑप्शंस को वो कम प्रेफरेंस देने लगे हैं। और इसी तरह से म्यूचुअल फंड का जो वेटेज जो हम देख रहे हैं 57% से बढ़ते हुए 62 पे आ गया है। इसमें जैसे मैंने कहा माइनर अप डाउन्स होते हैं, बट मेगा ट्रेंड जो है वो यही है। और इस ट्रेंड के अंदर लोग लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स ही प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स, देखिए फिक्स डिपॉजिट्स हमेशा किसी भी हाउस होल्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फिक्स डिपॉजिट्स हमेशा जरूरी होने वाले हैं। इस साल उनका वेटेज जरा सा बढ़ गया है। पिछले साल 53% था, इस साल 57% हो गया है। सो ये विद इन द ट्रेंड ये छोटे मोटे अप डाउन्स होते रहते हैं, बट ग्रेजुअली लोगों को समझ में आ गया है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए म्यूचुअल फंड्स ही उनके लिए बेहतर है। अंकुर जी, आपका जो एक डेटा है, एक बात जो आप रिपीट कर रहे थे एफडीज और आरडीज के लिए, कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली एफडीज या आरडीज में किसी भी तरीके की गिरावट हुई है। अगर आप ये डेटा को ध्यान से देखते हैं तो 2022 में 54% था, 2023 में 53% था और 2024 में 57% बढ़ के हो गया, यानी कि 4% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो गैप है
मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं, जो गैप है एफडीज और यहाँ पे एसआईपी का, वो गैप बढ़ गया है। तो इंडिविजुअल ग्रोथ हुई है, लेकिन जो गैप है उसमें सिर्फ बढ़ोतरी। तो ऐसा नहीं है कि इस साल लोगों ने एफडीज में पैसा नहीं लगाया है, लेकिन जो शेयर बाजार की ओर जो रुख किया है एसआईपी के जरिए, वहां पर थोड़ा ज्यादा है। क्या ये समझ सही है ये डेटा के मुताबिक? एकदम सही है। और आई थिंक इसका एक कारण ये हो सकता है, एफडीज में जो अब जो ग्रोथ देख रहे हैं उसका एक कारण ये हो सकता है कि इस साल इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से एक्चुअली। और लोगों को शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट शायद पीक हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल से रेट कट होंगे होंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात है। बट पिछले कई क्वार्टर से 7, 7.5, इवन 8% रिटर्न्स कई बैंक दे रहे हैं, और लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है। वो उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट्स लॉक इन कर लिए। फिक्स डिपॉजिट तो सबको चाहिए ही, अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो डेफिनेटली हुआ ही है। सो मे बी ये एक कारण है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होना, अंकुर। हैं, इसलिए एफडीज में भी पैसा लगा रहे हैं, एसआईपीज में भी पैसा आ रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो कि ये रिपोर्ट बोलती है, वो है शेयर बाजार का। शेयर बाजार का अगर आप ट्रेंड देखें तो 2022 में शेयर बाजार का जो परसेंटेज था वो 45% था। अगले साल वो घटकर 43% हो गया, और इस साल फिर से घट गया है। मैं रिपीट करूं, ये फिर से घटकर 40% दिखाई दे रहा है इस रिपोर्ट में। अगेन मैं आपसे ये रिपोर्ट की एनालिसिस करने को बोलूंगा। मतलब लोग डायरेक्टली शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एसआईपी के जरिए, चूंकि जोखिम आपको पता है कि डायरेक्टली लगाने में है, एसआईपी के जरिए लोग कदम रखने को तैयार हैं। क्या यही इंटरप्रेट करेंगे आप? बिल्कुल। सो देखिए, मैं ये कहूंगा कि लोगों ने जो उनकी जो अशोर्ड रिटर्न्स की जो जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं संभल गई है। एज इन, अगर आप 10 साल पहले की बात देखें, लोग अशोर्ड रिटर्न्स ढूंढते थे, अब उनको रिस्क टेकिंग समझ आने लगा है, तो वो ज्यादा स्टॉक मार्केट एक्सपोजर ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट, ये एक्चुअली जो ट्रेंड जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2 साल पहले 45% लोगों ने कहा कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और इस साल सिर्फ 40% हुआ है। तो हमारे हिसाब से 3 कारण हो सकते हैं मेजर। नंबर 1, देखिए, इसमें एफ&ओ में जो रेगुलेटरी टाइटनिंग हुई है और लोगों का जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को होश संभला होगा इस साल कि शायद ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा नहीं है, और उनको कोई स्टेबलर आसान तरीका ढूंढना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, डायरेक्ट ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये आसान नहीं है। इसमें टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, आपको डेटा चाहिए, और सारी मेहनत करने के बाद भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और ये जो साल गया है, अंकुर, उसमें भी मार्केट काफी ऊपर नीचे हुआ है। 2-3 झटके आए हैं मार्केट्स में इस साल, और जो नए निवेशक आए होंगे मार्केट में, उनके लिए शायद पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह का कि इतने बड़े बुलरन के बाद मार्केट थोड़ा थम रहा है अभी। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण ये है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा रिसर्च करने के बाद, सारे डिसीजंस लेने के बाद, क्या आप इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं? क्या आप निफ्टी 50 को बीट कर पा रहे हैं? क्या आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को बीट कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि फिर आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहां पे भी आप क्लियरली ट्रेंड देख रहे हैं। एम्फी डेटा का डेटा बता रहा है कि वहां पे क्लियरली इंडेक्स फंड्स के लिए एक बहुत ज्यादा प्रेफरेंस आया है 2023 और 24 में, अंकुर। एक और आंकड़ा देख लेते हैं कि पिछले एक साल में कहां पर कितना रिटर्न मिला है। तो जाहिर सी बात है, ये तो एनीबडीज गैस है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो आया है बिटकॉइन में। जब से ट्रम्प साहब ने कमान संभालने की जब से खबर आई है, तब से बिटकॉइन में तो एकदम आग सी लगी हुई है। तो यहाँ पे 163% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। साथ ही मिड कैप में 30% है, जो सोना है उसमें 23% है, चांदी में 21% है, और इसी तरीके से इक्विटी में 22%, लार्ज कैप में कुल 19%, लार्ज कैप इक्विटी में 16%, ईपीएफ में 8%, रीट्स और इनविट्स में भी 13% का है, और हाउसिंग में 4% का जो रिटर्न है। अगले साल के लिए आपको क्या लगता है, ये जो रिटर्न है वो कितना इंसेंटिवाइज और डिसइंसेंटिवाइज करते हैं? पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं, फिर बाकी एसेट क्लास पे आऊंगा। अगर हम
पास्ट की तरफ देखें, और अगर पास्ट एक इंडिकेटर है, तो इंटरेस्ट रेट्स का गिरना काफी सारे एसेट क्लासेस में बुल रन ले आता है। आई थिंक वही एक्सपेक्टेशंस थे क्रिप्टो इंडस्ट्री के भी इस साल की, जब इंटरेस्ट रेट्स कटने लगेंगे क्रिप्टो भागने लगेगा, और वही हो रहा है। ये कितना सस्टेनेबल है, क्या वापस एक और बबल फॉर्म होगा, वो बबल कब फटेगा, इंडिया में रेगुलेशंस क्या होंगे क्रिप्टो के, ये सब सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस सेक्टर में क्या होने वाला है। बट अगर स्टॉक मार्केट्स की बात करें, देखिए इंडिया में मिड कैप का काफी अच्छा समय गया है, स्मॉल कैप्स का बहुत अच्छा समय गया है, थीमैटिक्स के लिए बहुत अच्छा साल गया है। इतने सारे अप डाउन्स होने के बाद भी जो मेजर इंडाइसेस हैं उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, आपको 12-15% तो मिल गए हैं आराम से। क्या ये सस्टेनेबल है, क्या अगले साल थोड़ा मार्केट ठंडा पड़ेगा, ये सब कह पाना मुश्किल है। सो हमारा तो यही एडवाइस होता है कि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत सोचिए इन सारे ऑप्शंस को। आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, SIPs करिए, थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करिए, और जो भी हो जाए मार्केट में, भले ही वो कितने अप डाउन्स हो, आप अपने गोल पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और होपफुली इट विल वर्क आउट। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा ट्रेडिशनल्स पे बात कर लेते हैं। सोने का जो रिटर्न है वो 23% है। मैं इसके बाद सेविंग्स पे भी आऊँगा। जो सेविंग्स अकाउंट है उसका भी आंकड़ा टॉप पे है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जो पैसा लगा रहे हैं वो SIPs में लगा रहे हैं, शेयर बाजार में लगा रहे हैं, बिटकॉइंस में लगा रहे हैं, बल्कि सेविंग्स अकाउंट अभी भी टॉप चॉइस बनी हुई है। तो सबसे पहले गोल्ड पे बात कर लेते हैं। आपकी स्टडी क्या कहती है? 23% का तो रिटर्न है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो ये कैसा रहा है, पिछले खासकर 5 चॉइस साल के रूप में? पिछले 5 साल बहुत अच्छे रहे हैं। सो हमारे पास आई थिंक 2 या 3 साल हैं पिछले 5 साल के विंडो में, जहाँ पे एनुअल रिटर्न्स 20% से ज्यादा थे। इस साल भी वैसा ही रिटर्न मिला है। और हम तो देख रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, ये सब तो चल ही रहा है। और अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, तो गोल्ड तो हमेशा अच्छा करता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप एमपी का भी डेटा देखें, गोल्ड ETFs में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुए हैं। करीब 13 लाख नए फोलियोस खुले हैं गोल्ड ETFs में, और AUMs जो हैं करीब 64% बढ़े हैं। सो 44,000 करोड़ का गोल्ड ETF का मार्केट बन गया है अब। और गोल्ड ETF तो एक साइड है, दूसरे साइड मल्टी एलोकेशन फंड्स भी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। वहां पे भी जो AUMs हैं लगभग डबल हो गए इस साल। ये फंड्स भी गोल्ड में निवेश करते हैं, कभी कभी शायद सिल्वर में भी निवेश करते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर कंज्यूमर प्रेफरेंस है ही कि डाइवर्सिफाई करना है और सोने में थोड़ा बहुत निवेश करना है। और शायद अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल ऐसा बना रहेगा, तो शायद 2025 भी सोने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अंकुर। बिल्कुल, अभी जो ये चर्चा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका कुछ ही पहलू पे अभी बात हुई है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही दर्शकों, आपको हम जो ब्रेक के बाद बताने वाले हैं बाकी एसेट क्लासेस, यानी कि इंश्योरेंस में क्या हुआ, और जो सेफ हेवंस है जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, वहां पर किस तरीके का ट्रेंड है, इस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। और अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को एनालाइज किया है। ये एनालिसिस किया है bankbazaar.com ने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बात करने के लिए हेमंत जी, वो है इंश्योरेंस ट्रेंड। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की है। यहाँ पे बताया है कि अगर पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लोगों ने लिया है या नहीं, इस पर एक पोल किया गया है, और जहां पे बोला है 38% लोग बोल रहे हैं कि दोनों लिए गए हैं। साथ ही 38% लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लिया है, और 19% लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, और 5% लोगों ने दोनों के लिए मना किया है। इस डेटा को आप कैसे एनालाइज करते हैं इंश्योरेंस के लिए? जी, सो हेल्थ इंश्योरेंस का अपटेक बड़ा है, ये अच्छी बात है। इसमें जो वरिंग ट्रेंड वो जो दिख रहा है हमको, वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस लोग कम ले रहे हैं। इनफैक्ट हमारी रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद IRDAI ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की,
और इसमें भी उन्होंने यही बात पॉइंट आउट की कि इंश्योरेंस में जो उनको डिक्लाइन दिख रहा है उसमें लाइफ इंश्योरेंस का डिक्लाइन सबसे बड़ा रीजन है। सो ये एक तरह से हमारे डेटा पॉइंट को भी वैलिडेट कर रहा है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट अगर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस चीज पर, मैं ये कहूंगा कि कुछ साल पहले जब न्यू रेजीम अनाउंस हुआ था, न्यू टैक्स रेजीम जो ऑप्शनल रेजीम था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सारा टैक्स फाइलिंग प्रोसेस है और टैक्सेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, और वहां पे एटीसी के बेनिफिट्स हटा दिए गए थे। अभी मुझे याद है हमने उस टाइम पे कहा था कि भले ही आप न्यू रेजीम लें, आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना ना बंद करें, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह से फाइनेंशियल रिस्क में हैं, अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं, आपके लाइबिलिटीज हैं जैसे होम लोन है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस तो सबकी जरूरत है। तो हमने ये बात उस समय रखी थी, और अब हम देख रहे हैं कि दूसरा जो ट्रेंड प्ले हो रहा है वो ये है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जैसे एंडोमेंट प्लान्स, कैशबैक, यूलिप्स वगैरह, वहां पे इंटरेस्ट डेफिनेटली कम हो रहा है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। और फिर दूसरा कारण तो यही है कि एटीसी बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है, 7.5 लाख रुपए से कम है, और आप टैक्स नहीं भरने वाले हैं इस साल, तो शायद आप सोचेंगे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों लूं। तो ये एक कारण हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट मैं ये भी मानता हूं कि सबको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, आप प्लीज टर्म प्लान लें, क्योंकि अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो आपके आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है, जो आपके जाने के बाद उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, और उन पे दिक्कतें आ सकती हैं, अंकुर। इंश्योरेंस तो एकदम जरूरी है, लेकिन एक और डेटा पॉइंट है जो ये रिपोर्ट बता रही है, वो है लोन का ट्रेंड्स क्या है। 48% लोग होम लोन की तरफ जा रहे हैं, पर्सनल लोन 27%, और जो व्हीकल लोन है वो 12% है। इस डेटा से क्या पता चलता है कि डिस्पाइट जो रिजर्व बैंक ने कुछ यहाँ पे कर्व्स लगाए थे, पर्सनल लोन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और इसके अलावा होम लोन की बात करें तो वहां पर कैसा ट्रेंड है? सो होम लोन सरप्राइजिंगली अंकुर काफी रोबस्ट था इस साल। इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, बट प्रीमियम सेगमेंट में तो डिमांड की कोई कमी नहीं है, और आई थिंक उसी ने इस डिमांड को सस्टेन किया है। होम लोन जो ग्रोथ हमको दिख रहा है वो 18% है इस साल। 25 लाख करोड़ की टोटल लोन अभी मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल सिर्फ 14% था, और इस साल उससे ज्यादा रेट पे होम लोन मार्केट ग्रो हुआ है। सो ये काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह से लेंडिंग में टाइटनिंग हुए हैं। दूसरे साइड जो है अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, इसमें भी काफी सारे रेगुलेटरी एक्शंस हुए हैं, और एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो डाउन देखने मिलेगा। बट अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड ड्यूज फॉर एग्जांपल। हेमंत जी, बिल्कुल आप जी जो जी जी। बता रहे हैं ट्रेंड्स है वो काफी इनकरेजिंग है, ना सिर्फ होम लोन के लिए बल्कि जो एसआईपी का डेटा है, इंश्योरेंस का डेटा है, वहां पर जरूर गुंजाइश है और आगे बढ़ने के लिए, खासकर लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन ओवरऑल डेटा जरूर दिखा रहा है कि जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं निवेश की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपका प्लेटफॉर्म बना रहेगा आपके निवेश के किसी भी सवाल को लेकर।